शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है। पंजाब के किसी गांव में एक लड़की रहती थी। चंदे आफ्ताब चंदे महताब, हसीन तो थी ही, सोने पर सुहागा, निहायत नेक और भोली भाली भी थी। हंसती तो गालों में गड़े पड़ते। वो थी और उसकी माँ, दोनों एक हवेली में रहती थीं। उसके 4 भाई और भी थे। चारों शादीशुदा बाल बच्चेदार थे, यानी साहिबे औलाद थे। चारों अपनी बीवियों के साथ अलग अलग हवेलियों में रहते थे। ये जमींदारों का घराना था। कोठियां दानों से भरी थी, दौलत की रेल पेल थी। सबसे बड़े भाई की बीवी आफत की परकाला थी, बहुत जकड़ालू, हर वक्त गुस्सा नाक पर होता था, और गुस्सीली होने के साथ साथ वो जालिम भी थी। लेकिन बाकी भाइयों की बीवियां बहुत अच्छी थीं। एक रोज का जिक्र है कि उस लड़की के मामू की शादी थी। बारात जा रही थी। भांजी ने देखा तो इत्तेफाक से सर पर ओढ़ने के लिए कोई धुली हुई चादर पास न थी। दीवार से दीवार जुड़ी थी। कूद कर अपनी बड़ी भाभी के पास गई और उससे ओढ़नी मांगी। बड़ी हैरानी की बात है, तवक्को के खिलाफ भाभी ने अपना सालू नंद के हवाले कर दिया। सालू एक सुर्ख रंग के कपड़े को कहते हैं, जो ओढ़नी जो दुल्हन ओढ़ती है और तहबंद के तौर पर भी इस्तेमाल करती है, मसलन शाल वगैरह। हम इसे आसानी के लिए शाल ही कहते हैं। लड़की भाभी की शाल ओढ़े हम जोलियों के साथ हंसती खिलखिलाती मामू की बारात में शामिल हुई। बारात दुल्हन के यहां पहुंची। जिम्मेदारों की बारात थी। खूब बाजा गाजा धूम धड़का हुआ। निकाह के बाद बारातियों को खाना खिलाया गया। जर्दा, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, मतंजन, मुजफ्फर, फिरनी, सभी कुछ मौजूद था। अचानक करना खुदा का क्या हुआ। खाना खाने के दौरान में शोरबे से भरा हुआ डोंगा किसी के हाथ से लड़की पर उलट गया और शाल पर शोरबे का ये बड़ा सा दाग लग गया। लड़की की तो जान ही निकल गई। बेचारी भाभी के खौफ से थर थर कांपने लगी कि शाल पर यह दाग पड़ गया, भाभी नहीं छोड़ेगी। आंसुओं से मुंह धोने लगी। सहेलियों ने तसल्ली दी। पानी से शाल को धोया मगर धब्बा ना गया। सुर्ख रंग पे दाग कुछ ज्यादा ही नुमाया था। लड़की बारात के साथ वापस घर आई। उस शाल को तय किया और शाम के झटपटे में भाभी को देकर आई। उसने भी इसी तरह पकड़ा और ट्रंक में रख दिया। ये कुछ दिन बाद की बात है। बड़ी भावच के दिल में मैके जाने की समाई। नहाई धोई, लंबे लंबे काले बाल जो कूल्हों से नीचे तक आते थे, धूप में सुखाए, कपड़े बदले, सर पर ओढ़ने के लिए ट्रंक से सालू निकाला, तह खोली। अरे ये क्या! बड़ी भाभी का दिल धक से रह गया। सालू पर यह बड़ा सा दाग लगा हुआ था। फौरन मामले की तह तक पहुंच गई। अटवाटी खटवाटी लेकर पड़ रही। शाम को मियां घर आया। बीवी से रूठने की वजह पूछी तो बोली, तेरी बहन ने मेरी शाल पर दाग लगा दिया है, जा उसे कत्ल कर, उसका खून लेकर मेरे पास आ, मैं उसके लहू से अपना सालू रंगूंगी, तभी दाग जाएगा और तेरी बहन के सुर्ख खून से मेरे सालू का सुर्ख रंग फिर से बहाल हो जाएगा। 4 लोगों की जिद बड़ी मशहूर है। राजहट, बालक हट, तिरिया हट, जोगी हट। जैसे तैसे कुछ रात गुजरी। अभी सुबह काजिब थी कि बड़े भाई ने आकर बहन को जगाया। कोई बहाना करके उसे गांव से बाहर लेकर आया। नहर किनारे झाड़ियां, अंधेरा, हू का आलम, ना नाम लेवा ना पानी दीवा। एक जगह पहुंचकर भाई ने आओ देखा ना ताओ, झट से बहन को जमीन पर गिराया। जालिम छाती पर चढ़ बैठा। नेफे में उड़सा हुआ लंबा 2 धारी छुरा निकाला और बहन के गले पर रख दिया। बेचारी वीरा वीरा ए भाई पुकारती रही, मगर संगदिल को रहम ना आया। आन की आन में बहन को जिबा कर दिया। शाहरग कटी तो सुर्ख सुर्ख गर्म लहू का फवारा छूटा। जल्लाद अपने साथ बर्तन भी लेता आया था। बहन के खून से उसे भरा। नहर किनारे गड्ढा खोदकर खून आलूद लाश को दफन कर दिया। अभी पो नहीं पड़ी थी कि घर लौट आया। बीवी के चरणों में बहन के लहू से भरा हुआ बर्तन रख दिया। जालिम औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उस डायन ने लाल लाल खून से अपना सालू रंगा, यानी अपनी शाल को रंग लिया। मां ने बेटे से पूछा कि तेरी बहन कहां है? तो उस जन मुरीद ने बहाना किया और रो रो कर कहने लगा कि उसे तो नहर किनारे भेड़िया उठाकर ले गया। मगर बूढ़ी मां की तसल्ली न हुई। रात दिन बेटी की याद में अश्कों के हार पे रोती रहती थी। करना खुदा का क्या हुआ कि चंद दिन बाद लड़की की कब्र पर आम का पौधा उगा। देखते ही देखते पौधा बड़ा होता गया और कुछ महीनों में छतनार दरख्त बन गया। डालियों से बड़े बड़े आम लटकने लगे। एक सुबह एक धोबी अपनी बीवी, बेटी और बेटे के साथ नहर पर कपड़े धोने के लिए आया। उसने मैले कुचैले कपड़ों से लदा फंदा गधा फलाही के एक पेड़ से बांधा। मियां बीवी ने गधे से कपड़े उतारे और उन्हें धोने के लिए नहर के किनारे पर आ गए। धोबी और धोबन एक बड़े से चौड़े चकले काले पत्थर पर कपड़े को मार मार कर धोने लगे। साथ साथ आवाज भी आ रही थी, छुआछू छुआछू। थोड़ी देर के बाद धूप चढ़ी। जेठ हाड़ के दिन थे। देखते ही देखते जमीन तपने लगी। धोबी का बेटा और बेटी पसीने में शराबूर हो गए। जरा से फासले पर आम का घना पेड़ नजर आ रहा था। धोबी और धोबन ने बच्चों को उसकी छांव में भेज दिया। बहन भाई आम के नीचे पहुंचे। सर उठा के देखा
तो शाखों से बड़े बड़े मोटे मोटे आम लटकते दिखाई दिए। आम टपका पड़ता था, फल के बोझ से शाखें झुकी हुई थीं। इतने लजीज आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी भराया। भाई ने बेख्तियार एक पत्थर यानी रोड़ा उठाकर उसे मारकर आम तोड़ना चाहे तो अचानक दरख्त से आवाज आई, अंब न तोड़ धोबी दिया बेटिया, वड्डे भरा खून कीता और भाबो सालो रंगया। मतलब ये कि ए धोबी के बेटे, आम न तोड़, बड़े भाई ने मेरा खून किया और भावज ने खून से अपनी शाल रंगी। वो छोटे बहन भाई ये सुनकर थर थर कांपने लगे और भूत भूत पुकारते हुए भाग उठे। धोबी और धोबन ने पलट कर देखा, उनके दोनों बच्चे दौड़े चले आ रहे थे। आते ही माँ बाप से लिपट गए। धोबी और धोबन ने बहुतीरा पूछा कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ, मगर दोनों बच्चे हैं कि भूत भूत की रट लगाए चले जा रहे हैं। माँ बाप ने बच्चों के मुंह चूमे और तसल्ली दी। आखिर कुछ देर बाद वो अपने हवास में वापस आए तो बेटे ने सारी बिपता कह सुनाई। माँ बाप को यह सुनकर यकीन न आया। उन्होंने कपड़े नहर के किनारे छोड़े, बच्चों की उंगली पकड़ी और उनकी हिम्मत बंधाते हुए आम के पेड़ की तरफ चल पड़े। दरख्त के तले पहुंचकर मां ने बेटी से आम तोड़ने के लिए कहा। पहले तो वो बहुत डरी, आखिर मां बाप के हौसला बढ़ाने पर उसने धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से आम से लदी एक शाख पर रोड़ा मारा। दरख्त से आवाज आई, अंब ना तोड़ धोबी दिया बेटिया, वड्डे भरा ने खून कीता और भाबो सालो रंगया। मतलब यह कि ए धोबी की बेटी, आम ना तोड़, बड़े भाई ने खून किया और भावज ने खून से अपनी शाल रंगी। धोबी और धोबी का खानदान दहशत ज़दा होकर भागने का इरादा कर ही रहा था कि आम के पेड़ से फिर आवाज आई, ए धोबी, मुझसे मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं तो एक दुखियारी लड़की हूं जिसे उसके भाई ने बेरहमी से कत्ल कर डाला, सिर्फ इसलिए कि नंद के हाथों भाभी के सालू पे दाग लग गया था। मैं तो वो दुखियारी लड़की हूं जिसके खून से भावज ने अपनी शाल रंगी। ए धोबी, मेरी बात गौर से सुन, तेरे सब दिल दर दूर होने की घड़ी आन पहुंची है। तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से मेरा एक टहना काट ले, उसे घर ले जा और उसकी लकड़ी से एक सांगी बनवा। सांगी एक मौसीकी का साज होता है। और फिर लड़की कहने लगी कि मेरे गांव जाकर मेरे भाइयों और मेरी मां के दरवाजे पर सांगी बजाना, सदा लगाना। वो जिम्मेदार हैं, वो तुझे इतना कुछ दान करेंगे कि तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, मगर दौलत खत्म ना होगी। धोबी ने डरते डरते कांपते हुए हाथों से कुल्हाड़ी मारी, आम के पेड़ का एक टहना काटा। फिर धोबी का खानदान हाँपता कांपता घर पहुंचा। चंद रोज तो हैरत ही में गुजर गए। आखिर एक दिन धोबी को होश आया। उसने आम के टहने से सांगी बनवाई। धोबी ने फकीर का रूप धारा और दरख्त के बताए हुए गांव में जा पहुंचा। कच्चे मकानों और घास फूस के झोंपड़ों के बीच ठाकुरों की हवेलियां साफ नजर आ रही थीं। धोबी ने एक हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर सदा लगाई। जूं ही सांगी बजाई तो उसमें से खिलाफे तवक्को ये आवाज आई, वज वज सांगिए, अपने वीरे दे दरबार, पा नी भाबो, पुछया तेरी नंद खड़ी दरबार। मतलब ये कि ए सांगी, बजती रह अपने भाई के आस्ताने पर। ए भाभी, खैरात दे, तेरी नंद तेरे आस्ताने पर खड़ी है। सबसे छोटी भावज ने सुना तो आंख भर आई, परात में अशरफियां रख कर लाई। धोबी दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसा ही तीसरी और दूसरी भाभी के दरवाजे पर हुआ। सांगी से वही आवाज निकली, वैसी ही भाभियां रोईं। खैरात में उसी तरह अशरफियां मिली। अब सबसे बड़े भाई की हवेली आई। जब धोबी ने सदा लगाकर सांगी बजाई तो इस बार सांगी से यह आवाज निकली, वज वज सांगिए, अपने वैरी दे दरबार, पा नी भाबो ततिये, पुछया तेरी नंद खड़ी दरबार। ए सांगी, ए साज, बजती रह अपने दुश्मन के आस्ताने पर। ए तेज मिजाज भाभी, खैरात दे, तेरी नंद तेरे आस्ताने पर खड़ी है। बड़ी भावज ने यह सुना तो ठिठकी। जालिम एक परात में रोड़े, कंकर और चूल्हे से राख लेकर आई, धोबी की झोली में डाली और जल्दी जल्दी उसे चलता किया। अब लड़की की मां की हवेली आई। धोबी ने हस्बे साबिक सदा लगाई। जो ही सांगी बजाई तो उसमें से यह आवाज आई, वज वज सांगिए, अपने बाबुल दे दरबार, पा नी माता, पुछया तेरी धी खड़ी दरबार। ए सांगी, ए साज, बजती रह अपने बाप के आस्ताने पर। ए मां, खैरात दे, तेरी बेटी तेरे आस्ताने पर खड़ी है। लड़की की मां ने सुना तो खुशी से दीवानी हो गई। आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गई। भागी भागी दरवाजे पर आई। क्या देखती है कि एक फकीर की सांगी में से यह आवाज निकल रही है। घर से तमाम टूम, गहना और अशरफियां उठा लाई और धोबी को देकर उससे सांगी खरीद ली। लड़की की मां ने सांगी घर के सबसे पिछले कमरे में रख दी। उस कमरे की तरफ कोई भी नहीं जाता था। यह आमतौर पर खाली ही रहता था। अगले रोज मां किसी काम से बाहर गई। शाम को जब वापस आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखती है कि घर की हर चीज बहुत सलीके से रखी हुई है।
घर के सब फर्शों पर किसी ने झाड़ू दिया है। बर्तन भांडे पर, छत्तियों पर निहायत तरतीब से सजे हुए हैं। मां ने लाख जहन लड़ाया मगर कुछ समझ में ना आया। आखिर थक हार कर सो गई। अगले रोज फिर कहीं जाना हुआ। सुबह की गई, शाम को आई। आज और ही गुल खिला हुआ था। सफाई सुथराई, झाड़ पोंछ के साथ साथ मां के तमाम नए पुराने कपड़े, बिस्तरों की चादरें, तकियों के गिलाफ, खिड़कियों के पर्दे किसी ने धोकर सहन के बीचों बीच बंधी हुई लोहे की तार पर धूप में सूखने के लिए फैलाए हुए हैं। ये ड्रामा कई दिनों तक होता रहा। आखिर एक दिन बात मां के पल्ले पड़ी। बात समझ में आई। यकायक सांगी का ख्याल आया। भागी भागी पिछले कमरे में गई तो क्या देखती है कि कमरा चांद की चांदनी में नहाया हुआ है। चमेली की खुशबू फैली हुई है और उसकी प्यारी बेटी फूलदार चादर से ढकी चारपाई पर बैठी, सर पर आंचल लिए, सफेद कपड़ों में मलबूस कुरान पाक की तिलावत कर रही है। शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर मां आगे बढ़ी और बेटी से लिपट गई। बेटी को यूं लगा जैसे जलती बलती धूप में सफर के बाद बोहड़ यानी बड़ या बरगद के घने साए में आ गई हो।